शादी, जिसे लिखा है पिंकी शर्मा ने और आवाज दी है संध्या ने। फूलों से सजाया हुआ मंडप, पंडित जी और वर पूजा कर रहे थे। थोड़ी देर में पंडित जी ने वधू को बुलाया। लाल जोड़े में सजी दुल्हन एक औरत के साथ आ रही थी। उसके घूंघट के नीचे मुंह पर पट्टी बंधी थी, हाथ को भी पीछे रस्सी से बांधा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। थोड़ी देर में विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन को फूलों से सजे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उसके पैरों में बेड़ियां थी, हाथ और मुंह अब भी बंधे हुए थे। थोड़ी देर में दूल्हे ने कमरे में प्रवेश किया। लड़की को वहां बैठा देख वो मुस्कुराया, साथ ही उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया। उसके पास पहुंचने पर उसका घूंघट हटा दिया। लड़के की आंखों में आंसू देख उसकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। उस शख्स ने अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछा और मुंह पर बंधी पट्टी खोल दी। लड़की ने आश्चर्य से उसे देखा। वो कुछ पूछ या कह पाती तब तक बाहर से आवाज आई, बाबा आपका टॉय बाहर रह गया है। अभी आया कहकर वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद 40-45 वर्षीय महिला कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में खाने की थाली थी। उस औरत ने लड़की के हाथ पैर खोल दिए, साथ ही खाने की प्लेट लड़की के पास सरका दी और बोली, बेटा ये खाना खा लो। मुझे पता है गलत हुआ है आपके साथ, पर बिटिया अक्षत बाबा बहुत अच्छा है। वो तो बस उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब है आपका? उस लड़की ने पहला सवाल किया। क्या बताएं आपको बिटिया, बहुत गलत हुआ बाबा के साथ। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहे थे। रास्ते में गाड़ी ने ट्रक को टक्कर मार दी। उस हादसे में बाबा के दिमाग में गहरी चोट आई है, जिससे वो बच्चों के जैसे बर्ताव करने लगे हैं। पर देखना, आपके प्यार से वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब खाना शुरू कीजिए, मैं देखती हूँ बाबा कहाँ है। शादी को लेके हर लड़की के अनेक सपने होते हैं, पर साक्षी के अपने सपने इच्छाओं सबकी बलि दी जा चुकी है, वो भी बिना उसकी मर्जी के। वो ये सब सोच ही रही थी कि अक्षत कमरे में आ गया। उसके हाथों में बहुत से खिलौने थे। बेड पर रखकर कुछ खिलौने साक्षी की तरफ सरका दिए। आप रो रही थी ना, इसलिए आपके लिए। अब रोना नहीं, दाइमा ने कहा है आप क्वीन है, आप मेरे साथ ही रहेंगी और खेलेंगी। अभी रात हो रही है तो सो जाते हैं, सुबह खेलेंगे। गुड नाइट। और बिस्तर के एक किनारे सो गया। सुबह साक्षी की नींद पक्षियों की आवाज से खुली। वही औरत जो रात को खाना रख गई थी, वो सुबह कपड़े लेके आई थी, जिनका नाम सुजाता था। बिटिया आपने खाना कुछ छुआ तक नहीं है, ऐसा मत करिए, ये तो चाहते यही है। क्या मतलब है आपका आंटी? और आप क्या चाहती है? इन लोगों ने एक पागल से मेरी शादी कर दी है, मैं उसे अपनी सहमति से निभाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं एक पागल के साथ नहीं रह सकती। ऐसा मत कहिए बिटिया, बाबा पागल नहीं, बस बच्चों जैसे बर्ताव करते हैं। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर मुझे ही क्यों जबरन चुना गया, बताइए। रागा ने आपको बाबा के लिए चुना है। क्या मतलब है? साफ साफ बताइए। अक्षत बाबा के पिताजी ठाकुर महेंद्र सिंह व मामा ममता देवी बहुत ही दयालु लोग थे। उनकी एक ही संतान थी, बाबा। ठाकुर साहब के पास बहुत दौलत थी। दौलत के साथ दुश्मन भी हो जाते हैं। जब बाबा 10 साल के थे तब उनके माता पिता की हत्या कर दी गई। उस समय रागा ने बाबा को चोरी छिपे विदेश में सुरक्षित जगह भेज दिया, ताकि दुश्मन को उनके बारे में पता न लग जाए। ठाकुर साहब के रिश्तेदारों ने बाबा को बहुत खोजा, पर वो नहीं मिले। जब जायदाद पर कब्जा किया तो पता चला ठाकुर साहब सारी संपत्ति बाबा और उनकी पत्नी के नाम कर गए हैं, जो कि उनकी पहली संतान के बाद प्राप्त होंगी। ये लोग बाबा का विवाह किसी के भी साथ करके संपत्ति हासिल करना चाहते थे। हम उनके साथ अन्याय नहीं होने दे सकते थे, इसलिए आपसे उनका विवाह करवा दिया गया। फिर उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, अब आप जानना चाहती होंगी, आप ही क्यों? तो ये बात आप हमसे बेहतर जानती है। हमने तो आपकी ही मदद की है। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाइए, इंतजार करेंगे पूजा के लिए। साक्षी ने कपड़े लिए और बाथरूम की ओर बढ़ गई। साक्षी को जाता देख सुजाता मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मन ही मन वो जानती थी, एक साक्षी ही है जो अक्षत और उसकी संपत्ति की रक्षा लालची लोगों से कर सकती है। आईने के सामने साक्षी अपने आप को देख रही थी। सुहागन के रूप में सजी वो खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा, क्योंकि वो जानती है ये सिंदूर ही उसे बचा सकता है उस हैवान से। तैयार होकर साक्षी नीचे आई। वहाँ उसे सुजाता मिल गई। सुजाता साक्षी को मंदिर में पूजा के लिए ले गई, फिर किचन में रसोई पूजा भी करवा दी। बिटिया इस घर में आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी, बस आपको बाबा का ध्यान रखना है। एक बीवी की तरह नहीं तो कम से कम नर्स की तरह ही। बाबा के साथ हुए हादसे को 1 साल से ऊपर हो गया है, 1% भी सुधार नहीं हुआ है। ये लोग हमें और रागा को बाबा के पास ज्यादा जाने नहीं देते, पर अब ये लोग आपको रोक नहीं पाएंगे। बस आप हमारे बाबा को ठीक कर दीजिए। इसके साथ सुजाता ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। ये क्या कर रही है आंटी आप?
बड़ों को केवल छोटों को आशीर्वाद देने चाहिए, हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद साक्षी अपने रूम में चली गई, जहाँ अक्षत कोई बुक खोले बैठा था। अब बुक लेकर क्या कर रहे हैं? साक्षी ने अक्षत से पहली बार बात की। आप तो बिल्कुल मम्मा जैसी लग रही हो क्वीन। अक्षत ने जवाब की जगह साक्षी को साड़ी में देख के कहा। पहली बार साक्षी ने अक्षत के चेहरे पर ध्यान दिया। 5 फुट 8 इंच की हाइट, गोरा रंग, भूरी आंखें, सांचे से बना शरीर जो उसके रूप को और संवार रहा था। अक्षत किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार हो सकता है। आप क्या सोच रही है? यहाँ आइए ना क्वीन। अक्षत ने साक्षी को अपने पास बुलाया। आप मुझे क्वीन क्यों कहते हैं? मेरा नाम तो साक्षी है, आप मुझे साक्षी ही बोला करो। साक्षी अक्षत के पास बैठते हुए बोली। ठीक है, पर आप मुझे अक्षु बोलना, क्योंकि मम्मा यही बोलती थी, अक्षत ने कहा और वापस किताब में लग गया। साक्षी ने ध्यान दिया तो पाया अक्षत बिजनेस की कोई किताब पढ़ रहा था। थोड़ी देर में साक्षी ने पूछ ही लिया, आपको समझ आ रहा है? अक्षत ने किताब साक्षी को दी, कहा आप कुछ भी पूछ लो, मुझे याद है। साक्षी ने पूछा तो पाया उसे सच में सब याद है। ऐसे ही उसने कोई अन्य प्रश्न भी किया। सभी का सही जवाब अक्षत की तरफ से आया। साक्षी इतना तो समझ गई कि अक्षत पागल नहीं, पर उसके बच्चों जैसे बर्ताव की वजह समझ नहीं पा रही थी। साक्षी ने सबसे पहले अक्षत की दवाइयाँ चेक की। उसने गूगल पर दवाइयों के नाम डाले तो उसके होश उड़ गए। आखिर साक्षी के होश क्यों उड़ गए थे और साक्षी किस हैवान से सुरक्षित है? क्या साक्षी अक्षत के साथ हुई इस जबरदस्ती की शादी को निभा पाएगी? जानने के लिए सुनिए नई कहानी जबरन शादी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। साक्षी ने सबसे पहले अक्षत की दवाइयाँ चेक की। उसने गूगल पर दवाइयों के नाम डाले तो उसके होश उड़ गए। उसने पाया उसे गलत दवाइयाँ दी जा रही है, जिससे वो धीरे धीरे पागल, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा। साक्षी को सबसे पहले ख्याल सुजाता का आया। वो उससे बात करेंगी, क्योंकि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। साक्षी, कहाँ जा रही हो? अभी मत जाओ, वरना ताई जी तुम्हें भी बहुत डांटेंगी। कुछ देर बाद सुजाता जब नाश्ता लेके कमरे में पहुंची तो पाया अक्षत और साक्षी कुछ पढ़ रहे थे। बाबा, बिटिया नाश्ता कर लीजिए, आंटी आपसे बात करनी है, वो बोली। आंटी नहीं, काकी बोलिए, सब हमें काकी ही बुलाते हैं। काकी, आपने बताया कि यहाँ बहुत लोग रहते हैं, पर अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं, कहाँ है वो लोग? साक्षी ने पूछा। कुछ दिन पहले वो लोग उज्जैन गए हैं, महाकाल के मंदिर। ठाकुर साहब 3 भाई थे, बड़े भाई मोहनलाल, उनकी पत्नी तारा व छोटे भाई वीर, उनकी पत्नी राधा। दोनों ही की नजर ठाकुर साहब की जायदाद पर थी। ठाकुर साहब भाई मोह में अपनी जान गंवा बैठे। अब बड़े ठाकुर साहब और छोटे ठाकुर साहब बाबा की जान के पीछे पड़े हैं। कल वो लोग वापस आ रहे हैं। आपको उनके सामने ऐसे दिखाना है कि आप बाबा को पहले से प्यार करती है और शादी अपनी खुशी से की है। हम वादा करते हैं आपके भाई को उस हैवान के हाथों से सही सलामत लेके आएंगे। अब आप नाश्ता कीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। इतना कहकर सुजाता किचन में वापस अपने कामों में लग गई। साक्षी अपने भाई राहुल के बारे में सोच के परेशान हो गई। एक केवल उसका भाई है, उसका इस दुनिया में अपना, वो भी उस हैवान के कब्जे में है। साक्षी, आप नाश्ता नहीं करेंगी क्या? अक्षत ने पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं? साक्षी बोली। क्योंकि खीर मुझे बहुत पसंद है। क्या मैं आपके हिस्से की भी खीर खा सकता हूँ प्लीज? अक्षत की बात सुन के साक्षी मुस्कुरा दी और उसने गर्दन हिला के अपनी सहमति दे दी। साक्षी जब खाली बर्तन रखने किचन में आई तो काकी को अक्षत की दवाइयों की जानकारी दी। अब क्या करे बिटिया, क्योंकि डॉक्टर तो बड़े साहब और छोटे साहब ही लाते हैं। हम और रागा इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि ये बातें समझ सके। काकी ने चिंतित स्वर में कहा। अब चिंता मत कीजिए, आप बस एक फोन का इंतजाम कर दीजिए। मेरी एक दोस्त अस्पताल में काम करती है, मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ। साक्षी बोली। ठीक है बिटिया, हम कुछ करते हैं। हमें ये काम उन लोगों के यहाँ आने से पहले करना होगा। साक्षी किचन से बाहर आई, एक नजर हवेली के अंदर दौड़ाई। बहुत ही आलीशान फर्नीचर, महंगी महंगी पेंटिंग्स और भी न जाने क्या क्या, जो हवेली को बहुत आकर्षक बना रही थी। साक्षी कमरे में वापस आई तो पाया अक्षत कमरे में नहीं था। उसने कमरे का मुआयना लिया तो देखा दीवार पर अक्षत की तस्वीर लगी थी। दीवारों पर सफेद रंग, किंग साइज बेड, थोड़ी दूर पर लगा फर्नीचर, कुल मिलाकर एक व्यवस्थित रूम था। करीब 2-3 घंटे बाद कमरे में दस्तक हुई। बिटिया अंदर आए? काकी ने पूछा। हाँ काकी, आइए ना। आपने फोन मांगा था, ये रहा। अब आप ये अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि वो लोग कल वापस आ रहे हैं। कल से हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, तो इसे अपने पास ही रखिएगा। कोई भी जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। अपना नंबर लिख दिया है। साक्षी ने फोन लिया और अपनी दोस्त को अक्षत की मेडिकल रिपोर्ट और दवाइयों के बारे में सभी जानकारी मेल कर दी। उसकी दोस्त ने डॉक्टर अंशु का नंबर भेज दिया, जो कि एक मस्तिष्क के डॉक्टर हैं। साक्षी ने डॉक्टर से बात कर अक्षत की कंडीशन के बारे में जानकारी दी।
डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के सुझाव दिए जिससे जल्दी हालत में सुधार होगा। साक्षी ने जब ये बात काकी को बताई तो वो बहुत खुश हुई। साथ साक्षी का माथा चूम लिया। आपके पैर बहुत शुभ है। आते ही खुशी की बात भी सुना दी। जल्दी से दवाइयों की पर्ची दीजिए, हम अभी मंगवाते हैं। काकी के जाने के बाद साक्षी डॉक्टर की बातों के बारे में सोच रही थी। उन्होंने उससे कहा था कि अक्षत 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। इसका मतलब फिर साक्षी यहाँ से अपने भाई के साथ दूर चली जाएगी। साक्षी ने इस जबरन शादी को अपनाया तो नहीं था, पर अपने भाई की जान के लिए इसे एक समझौता जरूर समझ लिया था, क्योंकि उसके भाई की जान को उस हैवान से यही लोग बचा सकते हैं। अगले दिन हवेली में बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर उनके परिवार के साथ वापस आ गए। उन्हें अक्षत की शादी के बारे में पहले ही पता चल गया था। कहाँ मर गई बहू रानी? सास ससुर आए हैं, ठंडा गर्म कुछ पूछोगी भी या नहीं? तारा देवी ने कुटिल मुस्कान के साथ साक्षी को आवाज लगाई। थोड़ी देर में साक्षी डरी सहमी सी नीचे आई। सुजाता ने आंखों ही आंखों में उसे हिम्मत से काम लेने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि साक्षी को इन लोगों के सामने हिम्मत से काम करना होगा, नहीं तो ये साक्षी को इस घर में जीने नहीं देंगे। साक्षी ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया, किचन की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में सभी के लिए गरम गरम चाय पकोड़े के साथ ले आई। बहू रानी, रसोई पूजा हो गई है क्या, जो तुम ये सब बना के लाई? राधा देवी ने कुटिलता के साथ साक्षी से प्रश्न पूछा। जी, काकी ने पूजा करवाई थी, साक्षी बोली। सभी ने साक्षी को गुस्से से घूरा और अपने कमरों की ओर बढ़ गए। साक्षी ने अक्षत की दवाइयां बदल दी थी। रात को काकी साक्षी से मिलने कमरे में आई थी, जहां उन्होंने साक्षी को बताया था कि तुम्हारा भाई हमारे पास सुरक्षित है, पर उसका पता तुम्हें तब दिया जाएगा जब बाबा पहले जैसे ठीक हो जाएंगे। वो चाहती थी जल्दी से जल्दी अक्षत ठीक हो जाए और वो इस जबरन शादी से आजादी पाए। वक्त की एक खास बात होती है, ये अच्छा हो बुरा पर बीत ही जाता है। कब 4 महीने बीते पता ही नहीं चला। आज साक्षी को यहाँ आए करीब 4 महीने हो गए। अब वो अपने भाई से फोन पर बात कर सकती है। पिछले हफ्ते से अक्षत ऑफिस जाने लगा था, जिससे उसके ताऊजी व चाचा जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। इस सबसे बड़ा बदलाव साक्षी के अंदर आया। पहले वो अक्षत का ख्याल केवल अपने भाई की वजह से रखती थी, पर अब उसे अक्षत का ख्याल रखना, उसके साथ बातें करना, वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। पहले वो दिन गिना करती थी कब अक्षत ठीक होगा, पर अब उसे डर सताने लगा था कि जल्दी ही उसे अक्षत की जिंदगी से दूर जाना होगा। कैसे रहेगी वो अक्षत से दूर जाके, जिसके बिना अब उसे एक पल चैन नहीं आता है। साक्षी बीते 4 महीने के बारे में सोच ही रही थी कि उसका फोन बज उठा। बिना एक पल गवाए उसने जल्दी से फोन कान के पास लगाया और बोली, हेलो, मुझे याद कर रही थी ना सोना? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। नहीं तो, साक्षी बोली। झूठ। आपको कैसे पता कि मैं आपको याद कर रही हूँ? साक्षी ने पूछा। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत हिचकी आ रही है। अक्षत शरारती अंदाज में बोला। अक्षु, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। साक्षी ने कहा। सोना, आप जो हमें रोज आपसे दूर ऑफिस भेज देती हैं, हम कितना परेशान होते हैं। अच्छा बाबा, सॉरी, कल से नहीं भेजेंगे, साक्षी ने कहा। ओह, आप हमें बेवकूफ समझती है, कल तो संडे है, किसी को भी ऑफिस नहीं आना है। ये बातें सुनते ही साक्षी ने अपनी जीभ दांतों तले दबा दी। ऐसे ही अक्षत उसकी छोटी छोटी गलतियां पकड़ लेता था। साक्षी बस मुस्कुराकर रह जाती थी। अब जल्दी घर आना, आपकी पसंद की खीर बनाई है। अक्षत कुछ कहता तब तक फोन कट चुका था। अक्षत मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गया। पिछले हफ्ते से यही करते थे दोनों। अक्षत जैसे ही ऑफिस पहुंचता पहले साक्षी को फोन करता था। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर ने आपके लिए चुना होता है। ऐसा ही हाल साक्षी का भी है। वो बंधी जरूर जबरदस्ती से थी इस रिश्ते में, पर अब उसे बिना अक्षत के अच्छा ही नहीं लगता था। अगर अक्षत साथ ना हो तो उसकी कमी बहुत खलती थी। पिछले 1 हफ्ते से साक्षी बहुत उदास रहती थी, जैसे उसे तो अक्षत के साथ रहने की आदत सी हो गई थी। दूसरी तरफ ताऊजी और चाचा बहुत परेशान थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अक्षत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल उन्हें एक पुरानी हवेली मिलेगी जो कि गांव में है। भैया, इस साक्षी का कुछ करना पड़ेगा, वीर सिंह ने कहा। सही कह रहे हो छोटे, पर अभी नहीं, बड़े ठाकुर ने कहा। फिर कब भैया? जब वो साक्षी हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगी तब, वीर सिंह ने गुस्से से कहा। इतना गुस्सा नहीं करते छोटे, दिमाग से काम लो। उस साक्षी ने तो हमारे लिए ही अच्छा किया है। कैसे भैया? मैं कुछ समझा नहीं। तुम कुछ समझते ही कब हो छोटे, हमेशा गुस्से से काम लेते हो। कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो, बड़े ठाकुर ने कहा। बातों को गोल गोल मत घुमाइए, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं, वीर सिंह ने पूछा। हम ये कहना चाहते हैं छोटे, कंपनी की हालत किसी से भी छुपी नहीं है। कितनी खराब अवस्था है उसकी, पर जब से अक्षत ने जाना शुरू किया 2 बड़े प्रोजेक्ट हमें मिले हैं। ये हमारे लिए ही अच्छा है।
जब तक रवि बेटा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, ये बिजनेस संभाल लेने के लिए अक्षत को काम करने दो और साक्षी को देखने के लिए तारा राधा है ना। कल सुजाता को काम से निकाल दिया है, अब उससे नौकरों का पूरा काम करेंगे तो खुद ही भाग जाएगी। बड़े ठाकुर ने कहा, आप महान है भैया, बड़ी दूर की सोच है आपकी। इसके साथ दोनों भाई कुटिल हंसी हंसने लगे। क्या है ये एहसास जो साक्षी को हो रहा है, और कौन है ये रवि? इसके आने से क्या बदलाव आएगा साक्षी अक्षत की जिंदगी में? जानने के लिए सुनिए नई कहानी जबरन शादी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। महारानी अपने कमरे से नीचे आके घर के काम करोगी या घर को कबाड़ खाना बनाकर ही मानेगी? तारा देवी ने घृणा से पूछा। अरे प्यारी ताई जी, उसके लिए आप और चाची जी है ना, साक्षी ने तारा देवी के पास आकर कहा। बहुत जुबान चलाने लगी है ना तेरी। इसके साथ ताई जी ने साक्षी के ऊपर हाथ उठा दिया। थप्पड़ साक्षी के गालों के पास तक पहुंचने से पहले ही साक्षी ने ताई जी का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। ना प्यारी ताई जी, आज तो ये गलती कर दी, आज के बाद कोशिश भी मत करना, वरना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? इसके साथ साक्षी ने उनका हाथ एक झटके से छोड़ दिया। मैं ना कहती थी जीजी, ये 2 कौड़ी की लड़की हमारी नाक में दम करके रखेगी। राधा देवी ने ताई जी के गुस्से को हवा देते हुए कहा। सही कह रही है तू राधा, पानी अब सर से ऊपर हो चुका है, इसका कुछ न कुछ जल्दी ही करना होगा। दोनों गुस्से से अपने कमरे में चली गई। दूर खड़ा रागा ये देख मुस्कुरा दिया। रागा 61 वर्षीय आदमी, एकदम पहलवान जैसा शरीर, बड़ी बड़ी मूछे, हल्का दबा रंग था। साक्षी उनके पास आई तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। बहुरानी, आपका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, आपने अक्षत बाबा को ठीक कर दिया है। अभी नहीं काका, अक्षत जी को अपनी जिंदगी के बारे में जब सब अच्छे से याद आ जाएगा तब वो बिल्कुल ठीक होंगे, अभी तो बस शुरुआत है। साक्षी बोली, हमने तो आशा ही खो दी थी कि बाबा कभी ठीक भी हो पाएंगे। हाँ, बाबा की जिंदगी में आशा की किरण बन के आई है। रागा ने मायूसी से कहा। ऐसा मत कहिए काका, जिंदगी तो आपने हमारी बचाई है उस हैवान से, वरना पता नहीं आज मैं कहाँ होती। साक्षी ने कुछ सोचते हुए कहा। पुरानी बातों को याद करना छोड़ दीजिए, अब ये बताइए आपने हमें ऑफिस से किस जरूरी काम के लिए बुलाया है? रागा ने पूछा। 1 मिनट, अभी आई। इतना कह के साक्षी जल्दी से किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके हाथों में एक टिफिन था। ये टिफिन आपके लिए और अक्षत जी के लिए। ठीक है बहुरानी, चलते हैं। साक्षी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। काका ऑफिस के लिए निकल गए। दूसरी तरफ ताई जी गुस्से से अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। अरे भाग्यवान, किसी रेस में हिस्सा लिया है क्या जो इतनी भाग दौड़ कर रही हो? आपको क्या फर्क पड़ता है, हम कुछ भी करें। ताई जी मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा गुस्सा छोड़ो, बताओ क्या हुआ? ताई जी ने साक्षी के साथ हुई घटना की पूरी बात ताऊ जी को बता दी, जिसे सुन के ताऊ जी भी गुस्से से भर गए। अगली सुबह ताई जी और चाची दोनों किचन में पहुंच गई। जी आज अपने अच्छा सोचा, इस लड़की को मजा चखाने के लिए। चाची जी ने धीरे से ताई जी के कान के पास कहा। अभी आती होगी महारानी, असली मजा तो तब आएगा। दोनों कुटिल मुस्कान देने लगी। साक्षी जब किचन में आई तो देखा वो दोनों वहाँ काम कर रही थी। क्या बात है, आज सूर्यदेव पश्चिम से निकले हैं क्या, जो आज आप दोनों ने रसोई में अपने शुभ कदमों से प्रवेश किया? साक्षी ने तंज कसते हुए कहा। पर चलो अच्छा ही है, जब जागो तब सवेरा। फिर साक्षी अपने काम में लग गई। उसने सारा खाना अक्षत की पसंद का बनाया। जीरा चावल, दाल फ्राई, आलू की सूखी सब्जी, साथ ही खीर भी, जो अपने अक्षत बाबू को बहुत पसंद है। थोड़ी देर में अक्षत काका के साथ घर आ गया। फ्रेश होने के बाद सभी डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए। ताऊ जी ने अपनी बातों में चाशनी घोलते हुए अक्षत से बात करना प्रारंभ किया। आज का दिन कैसा रहा ऑफिस में बेटा? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी मदद के लिए ऑफिस जरूर चलाता। पर तुम चिंता मत करो, जल्दी ही रवि को ऑफिस में हाथ बटाने के लिए बुलाता हूँ। अभी तो रवि का फाइनल ईयर चल रहा है ना MBA का? अक्षत ने पूछा। हाँ बेटा, बस अगले महीने उसके पेपर हैं, उसके बाद वो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ जाएगा। अच्छा है ताऊ जी, दोनों भाई मिलके काम करेंगे। मेरा खाना हो गया। इसके साथ अक्षत अपने कमरे में चला गया। अक्षत को अपने ताऊ जी व चाचा जी के लालच के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा परिवार को हीन भावना से देखे। उनका मानना था कि कभी तो उनके भाई सुधरेंगे, पर उन्हें कहाँ पता था कि उनके भाई कुछ जमीनों व पैसों के लिए उन्हें ही जान से मार देंगे। रागा को ये बात साफ साफ पता थी। उसके साहब की हत्या का जिम्मेदार कौन है, पर उनके हाथ अपने साहब के अंतिम वचन से बंधे हुए थे। ठाकुर साहब अक्षत के पिता ने रागा से वचन लिया था कि वो उनके भाइयों को कुछ नहीं करेंगे। साथ ही अक्षत को उनकी हत्या की बातें ना बताकर एक एक्सीडेंट कहा जाएगा। अक्षत का अपनी ताई जी से जो डर है वो सामान्य डर है, क्योंकि उसकी ताई जी उसकी बचकानी हरकतों पर उसे डांट दिया करती है और चाची जी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसका मन बहला लिया करती। पर बाल मन तो बाल मन होता है, एक बात जो दिल में बैठ जाए उसे निकालना आसान नहीं होता है। यही अक्षत के साथ हुआ।
ताईजी का डर उसके दिल में बैठ गया। ताईजी ने बड़ी कोशिशें की अक्षत के मन में अपनी छवि बदलने की, पर असफल रही। अक्षत कमरे में आया तो गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गया, क्योंकि साक्षी ने उसे कहा था कि आज खाने में खीर मिलेगी, पर डाइनिंग टेबल पर खीर नहीं थी। नीचे साक्षी किचन में अक्षत के गुस्से के बारे में सोच के मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अक्षत कमरे में चहलकदमी कर रहा था कि उसे साक्षी की चीख सुनाई दी। आखिर साक्षी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उसकी चीख निकल गई थी? क्या अक्षत जल्द ही ठीक होने वाला था, या वो जल्दी ही अपने ही ताऊजी और ताईजी के किसी खेल का शिकार बनेगा? जानने के लिए सुनिए नई कहानी जबरन शादी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अक्षत जल्दी से बाहर आया तो देखा साक्षी किचन के दरवाजे के पास नीचे बैठी हुई थी। उसकी आंखों में नमी थी, पांव से खून निकल रहा था। अक्षत जल्दी से उसके पास आया तो देखा कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके पांव में घुस गया था। काफी गहरा घाव हुआ था। उसने बिना पल गवाए कांच के टुकड़े उसके पांव से निकाल दिए, जिससे खून और ज्यादा निकलने लगा। अक्षत ने अपनी जेब से रुमाल निकाला कि साक्षी के पांव में बांध दिया और फिर सहारा देकर कमरे की तरफ बढ़ गया। साक्षी को दर्द में तड़पता देखा तो ताऊजी चाची जी के होठों पर मुस्कान छा गई। ताऊजी ने उन्हें ऐसे मुस्कुराते देखा तो वो समझ गए कि ये काम इन्होंने ही किया है। दूसरी तरफ अक्षत साक्षी को सोफे पर बिठा के फर्स्ट एड किट ले आया। घाव साफ करके पट्टी करने लगा, पर कहा कुछ भी नहीं। अक्षत को ऐसे गुस्से में चुप देख के साक्षी ने बात करने की कोशिश की। नाराज हो? नहीं तो, वो बोला। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? साक्षी ने पूछा। मेरा सुनता ही कौन है जो मैं कुछ बोलूं? अक्षत के ऐसा कहने पर साक्षी की आंखों में दोबारा नमी उतर आई। ये चोट में दर्द के कारण नहीं, अक्षत की बातों से हो रहा था। अब रो क्यों रही हो? कितनी बार बोला है ध्यान से काम किया करो, पर नहीं, हमेशा जल्दी रहती है। पिछली बार हाथ जला लिया था और अब पांव पर देखो कितना डीप कट का जख्म हुआ है। जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। अब चुपचाप क्यों हो? बोलो भी, इतनी जल्दी किस बात की थी? अक्षत ने पूछा। मैंने मजाक में खीर डाइनिंग टेबल पर नहीं रखी, इसलिए आप गुस्से में बिना खाना खाए ही ऊपर आ गए। मैं आपका ही खाना ऊपर ला रही थी, फिर मुझे क्या पता था रास्ते में कांच पड़ा होगा जो चुप जाएगा। साक्षी मुंह लटका कर बोली। मैं गुस्सा नहीं था, पर अब गुस्सा हो गया हूँ। अक्षत ने मुंह फुलाते हुए कहा। क्यों? साक्षी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि आप मेरी एक भी बात नहीं मानती है। पट्टी हो चुकी है, अब आप आराम कीजिए, अक्षत बोला। साक्षी ने क्यूट सा फेस बना के सॉरी बोला, पर अपने अक्षत बाबू तो उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे। अक्षत को मनाने के लिए साक्षी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। थोड़ी देर में अक्षत ने खींच कर कहा, क्या है, चोट लगी है ना? तो फिर क्यों पीछे पीछे चल रही हो? दर्द बढ़ जाएगा। बोला ना सॉरी, मान जाओ प्लीज। साक्षी फिर बोली। नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। पहले खुद को चोट पहुंचाती है, फिर जब हम नाराज होते हैं तो आप क्यूट फेस बना के मना लेती है। अक्षत ने अपना मुंह फेर लिया। सॉरी, आज के बाद ध्यान से काम करूंगी, अब माफ कर दो प्लीज। कान पकड़ करके सॉरी बोल रही हूँ, पक्का आगे से ध्यान से काम करूंगी। जल्दबाजी में काम नहीं होगा। साक्षी एक बार फिर बोली। अक्षत ने अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाकर कहा, पहले पिंकी प्रॉमिस करो। साक्षी ने भी सहमति में अपनी उंगली उसकी उंगली से मिला दी। अब खाना ले आऊं? साक्षी ने पूछा। नहीं। फिर खीर का क्या होगा? साक्षी ने पूछा। वो टेबल पे देखो, अक्षत बोला। साक्षी ने देखा तो टेबल पर खीर का एक बड़ा बोल रखा हुआ था, साथ ही में कुछ खाने के पैकेट्स भी रखे हुए थे। ये कब लाए आप? साक्षी ने हैरानी से पूछा। जब आप रूम में आई थी तब बोल किचन से निकाल लिया था, और ये खाना तो घर आते वक्त ही लेता हुआ आया था, तभी तो खाना नहीं खाया था। फिर ये गलत बात है अक्षु, आप बाहर से खाना ले आए। चलिए ठीक है, पर आप सिर्फ हम दोनों के लिए ही क्यों लाए? साक्षी मुंह बनाकर बोली। सोना, मैं सबके लिए ही लाने वाला था कि तब मुझे याद आया कि ताऊजी और चाची जी तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, इसलिए नहीं लाया। पर चाची जी को आइसक्रीम पसंद है, इसलिए सबके लिए वही पैक करवा लिया। सब उनके रूम में रखवा दिया है। अब खाना खाएं, बड़ी जोर की भूख लगी है, अक्षत ने उसे बताया। हाँ, वैसे भी मैंने भी खाना नहीं खाया, जल्दी चलो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, साक्षी बोली। फिर दोनों खाने की टेबल की तरफ चल दिए, खाने का आनंद लेने के लिए। दूसरी तरफ चाची जी के कमरे में वो चाचा जी से बोली, कुछ भी कहो, ये अक्षत सबकी पसंद का बहुत ध्यान रखता है ना जी। सही बोल रही हो राधू, अक्षत एक समझदार लड़का है, पर है तो अपने बाप का ही खून। अगर उन्होंने हमारे अंश की जान ना ली होती तो हम उनके साथ ये सब कभी नहीं करते, पर उन्होंने बहुत गलत किया है। हम उन्हें भगवान मानते थे, उन्होंने हमारे परिवार को ही खत्म कर दिया, और अब भाई साहब के गुनाहों का भुगतान उनके बेटे को करना होगा। भरोसा नहीं होता, भाई साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? आज भी दिल मानने को तैयार नहीं होता है। अक्षत और अंश एक उम्र के थे। अक्षत कितना प्यार करता था अंश से, पर भाई साहब की एक गलती ने हमारी दुनिया उजाड़ दी, मेरी कोख उजाड़ दी, मुझसे माँ होने का हक छीन लिया। क्या गलती थी मेरी वीर, क्यों उन्होंने हमारे अंश को हमसे छीन लिया? कहते कहते चाची जी का गला रूंध गया। आंखों में असीम दर्द, तड़प, गुस्सा
बेबसी उतर आई। चुप हो जाओ राधु, ऐसे हिम्मत खोने से काम नहीं होगा। हम अपने अंश की मौत का बदला लेके रहेंगे। भाई साहब को तो उनके किए की सजा मिल चुकी है, बस अक्षत को सड़क पर लाना है। पर भैया ऐसा होने नहीं दे रहे हैं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वीर बोला, क्या हम अक्षत को माफ करके अपने बेटे के रूप में अपना नहीं सकते हैं? जो हुआ वो भाई साहब ने किया, उसमें अक्षत की क्या गलती? चाची जी ने अपने आंसू पोंछ के डरते डरते पूछा। चाचा जी ने चाची के बालों को कसकर पकड़कर एक एक शब्द गुस्से में कहा, वो हमारे बेटे के खूनी का बेटा है, उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। पर हम उसे मारेंगे नहीं, तड़प तड़प के मारेंगे जैसे हम रोज 100 मौत मरते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद चाचा जी ने चाची को एक झटके में छोड़ दिया, जिससे वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। चाचा जी गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। क्या होगा जब अक्षत को अपने ताऊजी और चाचा जी की सच्चाई के बारे में पता चलेगा? क्या साक्षी अक्षत को उसके ही ताऊजी और चाचा जी से बचा पाएगी? और क्या अक्षत के ठीक हो जाने के बाद साक्षी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी? जानने के लिए सुनिए नई कहानी जबरन शादी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। क्या हो गया तारा, बहुत परेशान लग रही हो? फिर साक्षी ने कुछ कहा क्या? ताऊजी ने तारा से पूछा। बात परेशानी की है जी, मुझे राधा की आंखों में अक्षत के लिए ममता नजर आने लगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तारा मुंह लटकाकर बोली। सही कह रही हो तारा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। कब तक हम देवर जी से सच्चाई छुपा पाएंगे? एक न एक दिन उन्हें अंश की मौत का सच पता चल ही जाएगा। तारा बोली, तुम चिंता मत करो, वीर को जब तक सच पता चलेगा उससे पहले हम ये सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेंगे। ताऊजी ने कहा। अपनी भविष्य की योजना के बारे में सोच के दोनों भद्दी हंसी हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ साक्षी अक्षत से बोली, अब सारा खाना मेरी पसंद का क्यों लाए? क्यों, पसंद नहीं आया क्या सोना? अक्षत ने पूछा। नहीं, साक्षी तुरंत बोली। क्या मतलब नहीं आया? अक्षत का मुंह लटक गया। नहीं बाबा, मेरा मतलब है पसंद तो बहुत बहुत आया, फिर मेरी ही पसंद का क्यों? आप अपनी पसंद का भी तो ला सकते थे। साक्षी ने उससे पूछा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी पसंद का ध्यान रखने के लिए घर वाले हैं, आप हैं, रागा काका है, लेकिन आपका ध्यान रखने के लिए केवल मैं हूँ। फिर मुझे तो अपना फर्ज ध्यान से पूरा करना चाहिए, उसके लिए तो ये सिर्फ एक कोशिश है। अक्षत बोला। बहुत समझदार हो गए हैं आप। साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, आपके साथ का असर है। चलिए अब ज्यादा बातें मत करिए, आराम कीजिए। आप भूल गई हैं पाँव में चोट लगी है। अक्षत ने आहिस्ता से साक्षी को बिस्तर पर बिठा दिया, साथ ही चोट में दर्द कम करने के लिए दवा भी दे दी। फिर बिस्तर पर लिटा दिया, खुद दूसरी तरफ कुछ दूरी पर लेट गया। थोड़ी देर बाद साक्षी की उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा दी और कुछ देर में गहरी नींद में सो गया। अक्षत को गहरी नींद में सोता देख साक्षी ने अपनी आंखें खोल के अक्षत को देखा। उसे आराम से सोता देख साक्षी ने अपनी हाथों की पकड़ कस दी। मुस्कुराकर वो भी सो गई। सुबह होते ही, जल्दी उठ जाइए अक्षत, नहीं तो मैं। साक्षी ने अपने आसपास देखा तो उसे पानी का जग देख के उसके दिमाग में खुराफात आई। उसने जल्दी से जग पकड़ लिया। अक्षत, अगर मेरे 3 तक गिनने से पहले आप नहीं उठे तो मैं आपके ऊपर पानी गिरा दूंगी। अक्षत मुंह दूसरी तरफ घुमाकर फिर से सो गया। साक्षी बहुत देर तक उसे उठाने की कोशिश करती रही, पर जब अक्षत नहीं उठा तो हार के साक्षी ने पानी से भरा जग अक्षत के सर पर खाली कर दिया। बारिश बारिश बोल के अक्षत जल्दी से उठकर बैठ गया। जब तक उसे ये समझ आया कि ये सब साक्षी ने किया है, तब तक साक्षी कमरे से बाहर भाग चुकी थी। साक्षी अक्षत की हालत पर हंसते हुए जब किचन में आई तो चाची जी जो नींबू पानी का ग्लास लेकर जा रही थी उनसे टकरा गई। बड़ी खुश नजर आ रही हो, अब किस बड़ी मुर्गी के घर में हाथ साफ करने को सोच रही हो? चाची ने गुस्से से घूरते हुए कहा। चाची जी, क्यों सुबह सुबह अपना और मेरा दोनों का खून जला रही है? देखिए, इसी वजह से चेहरा कितना मुरझा गया है, इसलिए आपके पति रात को घर नहीं आते हैं। और पता नहीं। साक्षी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही चाचा जी ने उसकी बात को काटते हुए गुस्से से लाल आंखें दिखाते हुए कहा, ए लड़की, हमारे बारे में बोलने की तेरी औकात नहीं है, इसलिए अपने काम से काम रख, समझी? बिल्कुल सही, इसलिए आप भी अपने काम से मतलब रखिए। जिस काम के लिए आई थी अगर हो गया तो आप जा सकती हैं। सुबह सुबह अपना और मेरा मूड क्यों खराब कर रही है? साक्षी से ऐसे उल्टे जवाब से परेशान होके चाची जी अपने कमरे में चली गई। आखिर साक्षी ने सच ही तो कहा, चाचा जी की रातें घर से ज्यादा बाहर गुजरा करती है। सुबह जब वो घर आते हैं शराब के नशे में धुत आते हैं। किसी ने सच कहा है, औरत अपनी परेशानी बांट सकती है, किसी से अपने दुख साझा कर सकती है, पर हमारे समाज ने अपने दुख दर्द बांटने का हक पुरुष को नहीं दे रखा है। अगर ऐसा कोई पुरुष करता है तो कमजोर, डरपोक, न जाने कैसे अनेकों नाम से बुलाया जाता है। चाचा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अपना दुख किसी से नहीं बांट पाए,
अपने दर्द को कम करने के लिए उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। अब तो उनकी ज्यादातर रातें बार में बीतने लगी है। चाची जी कमरे में आई तो देखा चाचा जी अपना सिर पकड़ के बैठे थे। उन्होंने नींबू पानी का ग्लास चाचा जी की तरफ बढ़ा दिया। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा वीर? पता नहीं राधू, अब तो शराब के बिना जीना मुश्किल लगता है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी ने बाहर से कमरे में झांक के देखा। अक्षत को कमरे में ना देख के एक ठंडी सांस भरी। धीरे कदमों के साथ टेबल पर चाय रख पलटी ही थी कि किसी से टकरा गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। गला एकदम से सूख गया। आखिर अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए नई